नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और स्ट्रैटेजीज पर तो फोकस करेंगे ही, लेकिन बात करेंगे सोने की। क्या सोना जल्द शतक लगाएगा? जो तेजी बनी हुई है लगातार, अब नए टारगेट्स क्या निकल कर आ रहे हैं? सोने में डिमांड कैसी है? इन सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत। बात करेंगे बेस मेटल्स की, जहां पर अब लग रहा है कि एक बेस बन गया है और यहां से शायद तेजी देखने को मिले। क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए बेस मेटल पैक को लेकर, इस पर भी करेंगे फोकस। तो साथ ही बात करेंगे सोयाबीन की। क्या सोयाबीन की डिमांड कम हो रही है? आवक काफी अच्छी है मार्केट में, लेकिन डिमांड पर क्यों इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? क्या स्थिति है? प्राइसेस की डायरेक्शन क्या है? इन सब मुद्दों पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ है कामाख्या ज्वेल्स के एमडी मनोज झा, सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएन पाठक और कुवर्जी ग्रुप के डायरेक्टर रिसर्च रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन पहले बात कर लेते हैं गोल्ड की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में $2950 के ऊपर प्राइसेस लगातार ट्रेड कर रहे हैं और इस साल की शुरुआत से ही लगातार ये तेजी बनी हुई है। कई सारे फैक्टर्स रहे हैं जिनका हम जिक्र हर रोज करते हैं, फिर चाहे वो ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज हो, करेंसी मार्केट का मूवमेंट हो, डॉलर इंडेक्स की तेजी हो, या फिर जिस तरीके का रेट सिनेरियो ग्लोबली के साथ साथ डोमेस्टिक मार्केट से बना हुआ, ये तमाम फैक्टर्स ही क्यों ना हो। अगर रिसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के ऑर्डर पर साइन कर दिया है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तमाम कमोडिटी मार्केट को ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन तेजी में गोल्ड सिल्वर दोनों ही दिखाई दिए हैं। अब यहां से फंडामेंटल्स कैसे हैं? कौन से फैक्टर्स ड्राइव करेंगे? क्या ये ट्रिगर्स जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं ये फैक्टर्ड इन हो चुके हैं या मोमेंटम अभी बाकी है? इस पर करते हैं बातचीत। मनोज जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, ट्रंप की पॉलिसीज को लेकर एक अनसर्टेनिटी मार्केट में, सेफ हेवन डिमांड, सेंट्रल बैंकर्स की बाइंग, ये सब फैक्टर्स क्या अभी भी रोल प्ले करेंगे गोल्ड को ऊपर ले जाने में? डेफिनेटली ये जितने भी फैक्टर हैं, अभी आप एक चीज देखिए, सीपीआई का डेटा आया, इससे क्लियर कट हो गया कि भाई इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में नहीं होगा। अभी पूरे साल भर कहीं फेड रेट कम नहीं होंगे। जहां जियो पॉलिटिकल टेंशन है वो कम होने की पूरी बात हो रही है, चाहे यूएस चाइना का, रशिया का पूरा ओवरऑल डिफेंस बजट भी कम करने की जहां तक की बात हो रही, तो ओवरऑल वर्ल्ड में देख रहे हैं कि जियो पॉलिटिकल टेंशन भी कम हो रहा है। फेड के इंटरेस्ट रेट ज्यादा रहने वाले हैं, लेकिन जितने भी सब रीजन को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, गोल्ड वन साइडेड ऊपर जा रहा है। इसका मतलब यह है कि कोई बहुत बड़ी बाइंग हर जगह हो रही है और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो सेंट्रल बैंक है वो बाइंग कर रही है। ऐसा लग रहा है कि यूएस में फिजिकल बाइंग बहुत जोरदार हो रही है और इन सब चीजों के पीछे ऐसे बहुत सारे स्पेकुलेशन है, जैसे कि अभी सीबीडीसी जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ला सकती है, ऐसी भी बातें आ रही हैं, और जो कि वो गोल्ड बैक करेंसी होगी। तो ये सब चीजों का अगर यूएस लेके आता है इस तरह की करेंसी, तो दूसरे जो कंट्रीज हैं वो भी लाने की सोच सकते हैं। तीसरी बात ऐसी भी हो रही है कि जो गोल्ड का वैल्यूएशन है यूएस में, उनका जो सेंट्रल बैंक के पास जो वैल्यूएशन करके रखे हैं वो $42 है। उसकी रीवैल्यूएशन की बात हो रही है, क्योंकि वो रीवैल्यूएशन करेंगे तभी जो यूएस में डेबिट है वो थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो सकता है। तो उस रीवैल्यूएशन कितना करेगा, कि $2000 करेगा कि $2900 करेगा, कितना करेगा, इस तरह की बातों को स्पेकुलेशन के ऊपर भी बहुत ज्यादा गोल्ड को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। और उन सब चीजों के ऊपर जो है अभी टैरिफ वॉर, एवरीडे शॉक, और जो आपको सरप्राइजेस ट्रम्प से मिल रहे हैं वो टैरिफ के ऊपर, और जितने भी दूसरी कंट्रीज हैं वो उस पे जो सहमे हुए हैं, इस पूरे टैरिफ वॉर के वजह से भी हर जगह बाइंग आ रही है। तो ये जितनी भी चीजें हैं वो स्पेकुलेशन के हिसाब से चल रही है, और इसमें केवल केवल एक ही सेफ हेवन होता है, वो गोल्ड बाइंग होती है। जबकि फिजिकल डिमांड, एक्चुअल जो रिटेल डिमांड है, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो या कहीं भी हो। लेकिन जो पूरी बाइंग हो रही है वो सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही है, और वो सब स्पेकुलेटिव बाइंग हो रही है। तो जब तक ये चलता रहेगा तब तक ये वाइल्ड स्विंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा बीच में कोई ऐसी बात आ जाती है कि जो ट्रम्प की टीम से कि नहीं ये सब कहीं डिनाई करते हैं इन सब बातों का, अगर वो, तो गोल्ड में काफी गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। हालांकि मनोज जी फिलहाल की स्थिति में तो लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ वो बोलेंगे, क्योंकि काफी अग्रेसिव वो रहे हैं अब तक अपनी पॉलिसीज को लेकर, जो स्टांस उनका रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, अब पिछले दिनों में जो भी चर्चा हुई है मनोज जी, सबका कहना ये है कि 95,000 97,000 जल्द देखने को मिलेंगे। अब आपके लक्ष्य क्या है गोल्ड पर? हालांकि इस साल की शुरुआत से पहले तो आशंका ये जताई जा रही थी कि शायद उतना पैसा नहीं बनेगा सोने में जितना पिछले साल बना है, बट जिस तरीके का मोमेंटम रहा है, यू नेवर नो कि पिछले साल के रिटर्न्स भी हम बीट कर ले।
देखिए ऐसा है, जो अभी वर्ल्ड रीऑर्डर सेट करने की बात हो रही, जो पूरे वर्ल्ड में जो नियम कानून है गोल्ड के ऊपर, डॉलर के ऊपर, ये सब नया नए तरीके से ये सिस्टम सेट करने की बातें आ रही। अगर उस तरह की जो सिस्टम है, इसमें स्पेकुलेशन तो यहाँ तक किया जा रहा है कि $4,000 हो जाएगा, $5,000 हो जाएगा। तो अभी पूरा मार्केट स्पेकुलेटिव है, तो बोलना बहुत कठिन है। एंड जब ये वाइल्ड स्विंग इस तरह का स्पेकुलेटिव मार्केट होता है, तो गोल्ड उतना ही ऊपर जा सकता है। और उसी तरीके से कभी कोई भी एक न्यूज जिस स्पेकुलेशन की वजह से ऊपर गई है, तो गोल्ड उतना ही शार्प करेक्ट हो सकता है। तो मैं तो अभी केवल जिनको गोल्ड की जरूरत है, जो शादियों में खरीदने वाले हैं या दूसरे रीजन से खरीदना है, तो कोई इसी भाव में वो खरीद लें, क्योंकि गोल्ड शायद यहाँ से आपको लाख रुपए के आपको 1,10,000 1,15,000 भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इस तरह के जो स्पेकुलेशन है वो खत्म हो जाए, तो गोल्ड यहाँ से 10,000 नीचे भी दिख सकता है। तो जिनको जरूरत है वो गोल्ड जरूर खरीदें। और ट्रेडर्स इससे 100% दूर रहें, क्योंकि मैक्सिमम ट्रेडर इसमें मारे जाएंगे। बोथ द साइड स्विंग बहुत ही आपको उल्टा सीधा दिख सकता है। अच्छा, एक चीज और मनोज जी, अगर हम मार्केट की बात करें, आपने रिटेल डिमांड की बातचीत की, दो चीजें क्विकली और आपसे पूछना चाहेंगे। एक तो ये कि रिटेल में तो मेरे ख्याल से अगर मेकिंग चार्ज भी इंक्लूड कर दे तो 1 लाख का भाव तो हो गया होगा रिटेल बायर्स के लिए, पहली चीज। और दूसरा ये जितनी तेजी से भाव बढ़े हैं, डिमांड पर कितना असर हुआ है? देखिए, भाव तो आज के दिन में अगर आप गिनने जाओ तो 89,000 के आसपास विथ जीएसटी अगर आप पकड़ें, प्योर गोल्ड का अगर इंपोर्टेड गोल्ड जो आता है, तो वो 89,000 के आस में। अगर करंट भाव बोलूं तो देखिए राइट नाउ 88,776 है विथ जीएसटी। अगर इंपोर्टेड गोल्ड अगर आप लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 90,000 के पास तो पहुंच चुका है। तो ये 90,000 में लोग अनुमान नहीं कर सकते। और पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली रिटेल बाइंग में बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, एक सन्नाटा सा छाया हुआ है मार्केट में। लेकिन वहीं पे जिनकी शादियों की वजह से रुके हुए थे, कि सोच रहे थे कि गोल्ड रेट कम हो जाएगा, उनकी थोड़ी बहुत खरीदारी चल रही है। लेकिन कभी भी गोल्ड गिरता है या बढ़ता है, दोनों टाइम पे रिटेल की बाइंग खत्म हो जाती है, क्योंकि लोग स्पेकुलेशन में चले जाते हैं। गोल्ड की सबसे अच्छी बाइंग और सबसे अच्छा मार्केट जो है हमारे रिटेल में तभी रहता है जब गोल्ड स्टेबल रहता है। तो स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। जब तक की स्टेबिलिटी नहीं आएगी, मार्केट का सीजन अच्छा नहीं दिखेगा। और ऐसे भी अभी होली तक जो है वो होलास्टक बोलते हैं बहुत जगह, तो अभी थोड़ी सी उसके वजह से भी थोड़ी डिमांड में कमी है। फिर सामने मार्च आ जाएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी रिटेल में ये महीना और अगला महीना आपको थोड़ा नरम सा रहेगा। पिछले एक महीने से गोल्ड के फ्लक्चुएशन की वजह से रिटेल की बाइंग में काफी फर्क पड़ा है, वो काफी कम हुआ। लेकिन लाइट वेट की जो ज्वेलरी है वो डेफिनेटली बढ़ रही है, और उसका ही डिमांड रहेगा, चाहे वो डायमंड में हो या गोल्ड में हो। दोनों जगह लाइट वेट का ही चलन है। और मुझे लगता है कि आगे जो प्रचलन हो जाएगा, हर हैवी ज्वेलरी का बिकना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, जब भाव इतना तेजी से बढ़ेगा, एक एक बजट होता है ज्वेलरी बाइंग का भी, और जब प्राइसेस इतना तेजी से बढ़ते हैं तो लोग कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट वेट के साथ ही करते हैं। जहां 5 तोले की चीज ले रहे होते हैं, वो उसके कट करके 3 तोले 4 तोले तक आ जाते हैं। लेकिन डिमांड पर डेफिनेटली फर्क पड़ा है। और अगर हम जीएसटी प्लस मेकिंग चार्जेस इंक्लूड करें तो 1 लाख के नजदीक भाव ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है। शुक्रिया मनोज जी, सब पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज देने के लिए, फिर चाहे वो डिमांड हो, प्राइसेस हो या फंडामेंटल्स ही क्यों ना हो। रवि देवरा हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, आप बताइए, आप कैसे देखते हैं इस तरह से प्राइसेस को? क्या नए टारगेट्स हैं? क्या इन डेवलपमेंट्स के बीच में आपने अपने टारगेट ऊपर की तरफ रिवाइज किए हैं? जब से हमारे जब पैनल थे हमने स्पेशल शो नए साल का दिसंबर में किया था, तब मैंने बोला था कि ये गोल्ड है, वो लास्ट ईयर की तरह ही रिटर्न देगा। और आपने उसका स्पेशल जिक्र भी किया था कि मैंने सबसे बड़ा टारगेट दिया है। डेफिनेटली मैं तब बात की थी कि फर्स्ट क्वार्टर में काफी अच्छा चलेगा गोल्ड, और ये फर्स्ट क्वार्टर में काफी अच्छे प्राइसेस है। ये फंडामेंटल यही है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मार्केट में जो डेवलपमेंट हो रहा है, थोड़ा रिस्क बढ़ रहा है। पर्टिकुलर रिस्क का भी एक वेट है, साथ में जो लंदन से पूरा वर्ल्ड खाली होकर अभी बेसिकली जो यूएस में गोल्ड शिफ्ट हुआ है, एक रिस्क भी है। आगे कुछ भी, जैसे मनोज जी बात कर रहे थे, आगे कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हैं तो यही रीजन से प्राइसेस में थोड़ा करेक्शन आएगा। तो मेरे हिसाब से ये अभी थोड़ी वोलेटिलिटी हाई लेवल पे प्राइस पहुंच चुके हैं। हालांकि प्राइसेस रिवर्स हो, इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट है। अभी जिस हिसाब से रोज कोई ना कोई टैरिफ के अनाउंसमेंट हो रहे, नई नई स्ट्रेटेजी आ रहे, नई नई टैरिफ्स आ रहे,
नए डेवलपमेंट हो रहे हैं। पहले कंट्री वाइज टैरिफ की बात हुई जिसमें मैक्सिको, चाइना एंड कनाडा पे टैरिफ लगा, वो थोड़ा डिले हो गया, तो वो भी एक अभी हैंगओवर है। साथ में उसके बाद मेटल टैरिफ लगा जिसमें एल्यूमिनियम एंड स्टील के ऊपर टैरिफ हुआ और कॉपर की प्रॉमिस हुई। अब बाद में रेसिप्रोकल टैरिफ की कल बात हुई। तो अभी कितने नए नए नाम से टैरिफ आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा मार्केट में एक अनसर्टनिटी का माहौल है। तब तक मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस है उसमें फर्म ट्रेंड बना रहेगा। अभी थोड़ा पोर्शन इंट्राडे रखें क्योंकि ओवरनाइट डेवलपमेंट काफी हो रहे हैं। लेवल वाइज बात करें तो जो रिवीजन हमने तब $3000 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट प्राइसेस के वो उसके आसपास ही एक साल का टारगेट एक क्वार्टर में शायद आ गया है। बट मुझे लग रहा है कि 3050 के करीब एक बार प्लेसमेंट लेवल भी है और उसके आसपास एक बार रुकेंगे भी प्राइसेस। और अभी जिस हिसाब से लेवल है, डोमेस्टिक प्राइसेस थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहे रुपए के वीकनेस की वजह से। इंट्राडे या थोड़ा शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से बाय डिप्स का स्ट्रेटेजी रखें। आई थिंक सिल्वर आउट परफॉर्म करेगा, बट गोल्ड में 86,000 के करीब प्राइस चल रहे हैं। थोड़ी डिप 85,800 पे बाय करें, 85,320 के स्टॉप लॉस के साथ, और 86,720 तक के टारगेट आपको आते हुए दिख सकते हैं। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रख वहां पे बाइंग करना। ओके, चलिए, तो ये एक चर्चा हुई गोल्ड पर फंडामेंटल्स के पर्सपेक्टिव से, ट्रेडिंग के हिसाब से भी। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर बेस मेटल्स पर तो करेंगे चर्चा, लेकिन साथ ही बात करेंगे सोयाबीन की भी। जल्द वापस आते ही छोटे से ब्रेक के बाद। आप दे रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। अब बात करेंगे एग्री बाजार की और सोयाबीन पर करेंगे फोकस। दरअसल क्या देश में सोयाबीन की मांग घट रही है? ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल के मुकाबले सोयाबीन के उत्पादन में तो इजाफा देखने को मिला है, लेकिन पेराई और खपत दोनों घटी है। क्या है इसके पीछे कारण? क्या सोयाबीन की मांग को इंडस्ट्री कैसे देख रही है? बताने के लिए सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक हमारे साथ मौजूद हैं। पाठक साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो फिलहाल की स्थिति को आपसे समझना चाहेंगे, क्या स्थिति है? क्योंकि डिमांड में जो कमी देखने को मिली है, कितनी कम हुई है पिछले साल के मुकाबले मांग, क्या कारण है इसके पीछे, और कितनी, अगर हम सप्लाई से कंपेयर करें तो क्या रेशियो है डिमांड का? देखिए, डिमांड पिछले साल के मुकाबले, जैसे पोल्ट्री जैसे थोड़ी ग्रो कर रही है तो डिमांड थोड़ी बढ़नी चाहिए 6 से 8%। वो बढ़ नहीं रही है, उसको मैं मानता हूँ कि वो कमी है। हमने इस साल के लिए उतनी ही डिमांड प्रोजेक्ट की है जितनी पिछले साल थी, क्योंकि DDGS का इस्तेमाल राइस और कॉर्न के सोयाबीन मील की जगह पोल्ट्री फीड वाले लोग कर रहे हैं अभी। तो टू दैट एक्सटेंट डिमांड जो बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ी है, पिछले साल के मुकाबले ही रहेगी। उपज बढ़ी है, लेकिन एक्सपोर्ट अभी जो हम सोच रहे थे कि शायद पिछले साल से कम होगा, वो भी एक्सपोर्ट में भी ठीक ठाक दिख रहा है। जो जनवरी में भी करीब 2.25 लाख टन एक्सपोर्ट हुआ है। तो डिमांड सप्लाई अभी मैच कर रही है। ग्लोबल प्राइसेस ऑब्वियसली डाउन है, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई सोयाबीन की काफ़ी बड़ी है, करीब 30 मिलियन टन ग्लोबल सप्लाई सोयाबीन की बड़ी है। उसकी वजह से मील प्राइसेस सब जगह डाउन है, और हमारे यहाँ भी सोयाबीन की प्राइसेस भी MSP से काफ़ी नीचे चल रही हैं। तो डिमांड सप्लाई मैच है, अभी कोई समस्या नहीं दिख रही है, सिवाय इसके कि सोयाबीन की प्राइसेस नहीं बढ़ रही हैं, जिससे किसानों में थोड़ा डिस्ट्रेस है। और अगले साल के लिए हम देखते हैं कि शायद कुछ एरिया कम हो, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। का ओके ओके अच्छा, ये जो डिमांड सुधरी है, ये सुधार कब से देखने को मिला है? दूसरी बात, अब आगे क्या ये जो सुधरती हुई डिमांड है, ये सस्टेन होती हुई दिखाई देगी पाठक साहब? पहली चीज। और दूसरा ये कि प्राइसेस, जैसे आपने कहा कि प्राइसेस नहीं बढ़ रहे हैं, अब क्योंकि डिमांड आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक मार्केट हुए, इंटरनेशनल मार्केट से बेहतर दिख रही है, तो कुछ उम्मीद करें कि थोड़े सुधरेंगे यहाँ से? नहीं, डिमांड, मैंने ऐसा नहीं बोला कि डिमांड सुधरी है। मैंने बोला कि डिमांड पिछले साल के मुकाबले ही है। डिमांड जो बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ी नहीं है। यानी DDGS ने करीब 3-4-5 लाख टन का जो हिस्सा जो सोयाबीन मील को मिलना चाहिए था, वो DDGS ने ले लिया है। तो डिमांड पिछले साल के मुकाबले ही चल रही है, सुधरी नहीं है, बढ़ी नहीं है। और आगे मुझे ऐसा नहीं लगता है, जब तक ये DDGS का लोग इस्तेमाल करते रहेंगे सोयाबीन मील में, तब तक इतनी डिमांड तो ऑब्वियसली उस पर इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड कम रहेगी सोयाबीन मील की। जी। एक्सपोर्ट्स कैसे हो रहे हैं फिलहाल, और क्या उम्मीद करें आगे के लिए? एक्सपोर्ट अभी तक करीब 8 लाख टन हो चुका है शुरू के 4 महीने में। और मुझे लगता है कि जो आज की प्राइसेस हैं उसको देखते हुए शायद हम अभी एक्सपोर्ट फिर से कर पाए रहेंगे अभी अगले कुछ महीने भी। फरवरी में भी एक्सपोर्ट अच्छा दिख रहा है, मार्च अप्रैल में। यहाँ से प्राइसेस आगे कैसे मूव करती हैं उस पर डिपेंड करेगा एक्सपोर्ट। अभी जैसे नाफेड ने, NCC अपने करीब 20 लाख टन सोयाबीन खरीद लिया है,
अगर उन्होंने अपना सोयाबीन अभी बेचा तो प्राइसेस इसी तरह की रहेंगी या और कम हो जाएंगी। अगर उन्होंने ये माल होल्ड किया अगले साल के लिए तो सोयाबीन के प्राइसेस में डेफिनेटली इजाफा होने की उम्मीद है। और फिर अगर ऐसा होगा तो फिर एक्सपोर्ट पे उतना असर पड़ेगा, फिर एक्सपोर्ट करने में पैरिटी नहीं रह जाएगी। तो ये सब डिपेंड करता है कि सरकार के पास जो 20 लाख टन है सोयाबीन या अभी 1-2 लाख टन और आएगा, उसका वो क्या करते हैं, उसको कब बेचते हैं और किस भाव पे बेचते हैं, ये वॉच करना पड़ेगा अगले 3-4 महीने। ओके ओके, चलिए शुक्रिया पाठक जी आने के लिए शो में और अपने व्यूज रखने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये तो बात है सोयाबीन की, लेकिन एग्री बाजार में क्या कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं, इस पर रवि से राय लेते हैं। रवि, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स एग्री पैक से? जब साहब थोड़ा फ्लैटन कारोबार हो रहा है। आई थिंक पर्टिकुलर प्राइसेस सारे रेंज बाउंड है, नियर अबाउट टू एक्सपायरी हम जा रहे हैं, तो इस हिसाब से प्राइसेस में कोई ज्यादा बड़े उतार चढ़ाव नहीं है। हालांकि जो ट्रेंड है वो अभी भी इंटेक्ट है। टर्मरिक में लगातार जो गिरावट है वो कंटिन्यू रही है। आई थिंक यहाँ बेच के चले, 13,080 के करीब बेचे, स्टॉप लॉस लगाए। अपर साइड 13,300 का और डाउन साइड 12,700 तक के लेवल आने चाहिए। और सेकंड जो रिकमेंडेशन है वो स्पाइसेस पैक से धनिया हो गया, यहाँ बाइंग करें। आई थिंक 8100 का काफी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, मेरे हिसाब से ये सपोर्ट के करीब है, तो बाय कर ले। स्टॉप लॉस लगा 8020 और 8300 तक के लेवल 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में आते दिख सकते हैं। तो आज के लिए दोनों स्पाइसेस एक सेल बाय रिकमेंडेशन होगा। टर्मरिक बिग वाली करे, वहीं कोरिएंडर में ये जो गिरावट आई है शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, चलिए रवि शुक्रिया आपका भी ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। इसी के साथ वक्त हो गया एक ब्रेक का। कमोडिटी राउंड अप पे तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।